नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्ज़ाम गुरु में। आज की वीडियो उन छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो बीएससी एजी कर रहे हैं। आज की वीडियो उनके सेमेस्टर एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। आज का टॉपिक है हमारा वाटरशेड एंड वेस्टलेट मैनेजमेंट। ये काफ़ी सारे एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी यूज़फुल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, वाटरशेड मैनेजमेंट। देखिए छात्रों, सबसे पहले तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी कि वाटरशेड होता क्या है। सिंपल भाषा में अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप बारिश के टाइम पे जब घर से बाहर निकलते हैं तो आपने देखा होगा कि जब पानी ज़मीन पे गिरता है तो वह अपना रास्ता खुद बना लेती है। तो जिस साइड में आपकी ढलान होगी तो पानी उधर ही धीरे 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 होते हुए लास्ट में एक ऐसा ज़रूर कोई ना कोई क्षेत्र होता है जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है आके, ठीक। तो वही जो एरिया होता है और उस पूरे पाथ को लेके जो पूरा रास्ता है उसको क्या कहते हैं कि हम लोग वाटरशेड बोलते हैं, ठीक। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपके छत पे मान लो पानी गिर रहा है तो वहाँ पर कोई ना कोई एक आउटलेट जरूर दिया होता है पानी बहने के लिए, जिसको टोटी भी कहते हैं। तो अगर उस क्षेत्र को एक आउटलेट ले लिया जाए, अगर टोटी को एक आउटलेट के रूप में लेते हुए, जो आपके छत का जो एरिया है उसको हम लोग वाटरशेड कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये सिंपल भाषा में इसको हम लोग वाटरशेड कह सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को हिंदी में नोट्स चाहिए हो तो वो वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकता है अपना नोट्स बनाने के लिए। हमारी वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में नोट्स दिए गए हैं। द टर्म वाटरशेड कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स। जो हमारा वाटरशेड है ये जाहिर सी बात है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक होता है वाटर, एक होता है शेड। आप लोगों को पता ही है कि नेचर में जो वाटर जो है वो तीन फॉर्म में हम लोगों को मिलता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन अगर हम लोग वाटरशेड की बात करें तो ये हम लोगों को मेनली लिक्विड फॉर्म में मिलता है, ठीक है। और शेड वर्ड जो है वो एक प्रकार से फ्लो या छत को मतलब इंडिकेट करता है, जहाँ पर जो बारिश का पानी है वह कलेक्ट होता है। एक प्रकार का छत है, वहाँ पे बारिश होगी, वहाँ पानी कलेक्ट होगा और वो किसी आउटलेट के द्वारा निकल जाता है, ठीक। तो इस प्रकार जो शेड है उसको एक सीमा के द्वारा अच्छी तरह से चिन्हित क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ठीक, जो वर्षा का जल एकत्रित करता है और किसी न किसी निकासी बिंदु के द्वारा वहाँ से पानी निकल जाता है। ये तो हो गई सिंपल भाषा में वाटरशेड होता क्या है। अगर आपको टेक्निकल टर्म में वाटरशेड की डेफिनेशन देखनी है तो आगे बढ़ते हैं। वाटरशेड इज अ टोपोग्राफिकली डेलिनेटेड एरिया ड्रेन्ड बाय अ स्ट्रीम सिस्टम दैट इज टोटल लैंड एरिया अबव सम पॉइंट ऑन अ स्ट्रीम और रिवर। मतलब एक जो वाटरशेड होता है, एक जो हमारा जल धारा है, उस जल धारा स्ट्रीम प्रणाली के द्वारा सूखा हुआ स्थलाकृति रूप में चित्रित क्षेत्र है। यानी किसी धारा या नदी किसी बिंदु के ऊपर का कुल भूमि क्षेत्र जो ढलान से सबसे निचले बिंदु तक रहता है। जैसे जहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है वो एक नदी है, उसके वो पानी कहीं ना कहीं से बह के ही आया होगा, तो वो ढलान से होते हुए ऊपर का जितना भी क्षेत्र है वह क्या कहते हैं, एक वाटरशेड कहलाता है। द वाटरशेड इज अ हाइड्रोलॉजिकल यूनिट often used as physical unit, biological unit and socio-economic political unit for planning and management of natural resources। जो हमारा वाटरशेड है ये एक ऐसी यूनिट है जिसका उपयोग हम लोग अधिकतर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके मैनेजमेंट के लिए फिजिकल यूनिट और बायोलॉजिकल यूनिट और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इकाई के रूप में हम लोग करते हैं।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। Watershed may also be defined as natural unit of land which collects and water drains through a common point called an outlet by a system of drains। वही चीज़ आपको फिर से बताई गई है कि नालियों के द्वारा जब हम लोग एक आउटलेट के रूप में हम लोगों को पानी निकालना होता है तो एक पॉइंट के माध्यम से वो पानी एकत्रित करती है और नालियों को बहाते बहाते उसका निकाल देती है पानी। ठीक, देयरफॉर वाटरशेड इज द एरिया इनकम्पासिंग द कैचमेंट कमांड एंड डेल्टा एरिया ऑफ स्ट्रीम। इसलिए जो वाटरशेड होता है वह एक कैचमेंट मतलब जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, ठीक, जो जल का ग्रहण जो जो धारा बह के आ रही है उसका ग्रहण करता है, कैचमेंट बना लेता है। कमांड और जो डेल्टा एरिया है उस पूरे एरिया को भी वाटरशेड कहते हैं। ठीक, द टॉप मोस्ट पोर्शन ऑफ वाटरशेड इज नोन एज रिज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो वाटरशेड का ऊपरी हिस्सा होता है उसको हम लोग रिज कहते हैं। एंड अ लाइन जॉइनिंग द रिच पोर्शन along the boundary of watershed is called ridge line। ठीक, तो वाटरशेड की बाउंड्री के साथ, ठीक, जो उसका हिस्सा जोड़ा जाता है रिज का, उस जोड़ने वाली रेखा को रिज लाइन कहते हैं। ठीक है, अ वाटरशेड इज द अ लॉजिकल यूनिट फॉर प्लानिंग ऑप्टिमल डेवलपमेंट ऑफ इट्स सॉइल वाटर एंड बायोमास रिसोर्सेज। ठीक है, तो वाटरशेड जो है अपनी मिट्टी, पानी और बायोमास रिसोर्सेज के डेवलपमेंट की योजना को बनाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, तो ये तो रहा वाटरशेड। आगे हम लोग देखेंगे वाटरशेड मैनेजमेंट। Watershed management is the process of guiding and organizing use of land and other resources in the watershed to provide desired goods and services without adversely affect soil, water and other natural resources। जो वाटरशेड मैनेजमेंट है ये अपनी सॉइल, पानी और जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पे मतलब उनके प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती हैं। ठीक, उल्टा प्रभाव नहीं डालती हैं, उसके अनुकूल ही प्रभाव डालती हैं। ठीक है, मतलब उन पे प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वांछित जो सामान और सेवाएं प्रदान करने के लिए वाटरशेड में भूमि और अन्य संसाधनों के उपयोग को निर्देशित और व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, वाटरशेड मैनेजमेंट का एक व्यापक अर्थ और है कि जो वाटरशेड मैनेजमेंट है ये जो हमारा नेचुरल इकोसिस्टम है या फिर जो वेजिटेशन यानी वनस्पति है इनके बीच, दूसरा भूमि, सॉइल या फिर पानी के तत्वों, ठीक, और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं इनके बीच एक इक्विलिब्रियम बनाए रखती है जो वाटरशेड मैनेजमेंट होता है। ठीक, किसके किसके बीच में? जो हमारे नेचुरल इकोसिस्टम होता है, वेजिटेशन होता है, सॉइल होता है और जितने ह्यूमन एक्टिविटीज़ होते हैं इन सब के बीच में एक इक्विलिब्रियम यानी संतुलन बनाए रखता है। ठीक, वाटरशेड मैनेजमेंट का एक और मकसद होता है जिसमें सॉइल हेल्थ से रिलेटेड होता है, मिट्टी का झुकाव होता है, ठीक, किस ओर ढलान करना है या फिर जल निकासी में सुधार करते हैं कि कहीं भी पानी ना चला जाए उसको यूज़ कर सकें, जल निकासी में सुधार होता है। ठीक, अच्छी सिंचाई के लिए होता है, मतलब ऐसी ढलान हम लोग बनाते हैं, ऐसी हम लोग मिट्टी की ढलान देते हैं जिससे कि पानी सही जगह एकत्रित हो कर सकें और उस जो पानी है उसका हम लोग सिंचाई में यूज़ कर सकें। ठीक, जो बारिश का पानी होता है उसको कलेक्ट करके उसका सही उपयोग कर सकें और उसके परिणाम स्वरूप हम लोगों को एक प्रोडक्टिविटी अच्छी मिलती है। ठीक, और हाई इकोनॉमिक वैल्यू मिलती है। एक तो ये मकसद हो गया, और भी इसमें चीज़ें हैं।
सामुदायिक विकास के दृष्टिकोण से जो वाटरशेड मैनेजमेंट हम लोग प्रोग्राम करते हैं उसका जो मकसद होता है वह होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ठीक, जो घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए, ठीक, स्वच्छ जल आपूर्ति के लिए, जल जमाव और मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करने के लिए। ये जितने भी कार्यक्रम किए जाते हैं इन सब मकसद के लिए किए जाते हैं। कौन कौन से? स्वच्छ जल आपूर्ति के लिए, जल जमाव और मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करने के लिए, घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए, ठीक। ये सब जो वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है उसी के लिए बनाए जाते हैं, ठीक। ये आपने लिखा भी है इसमें कि फ्रॉम कम्युनिटी डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स एम एट कंट्रोलिंग फ्लड, बाढ़ रोकने के लिए, वाटर लॉगिंग एंड सॉइल इरोजन, ठीक, in order to increase agriculture productivity and more dependable cleaner water supply for domestic and industrial use, ठीक है, घरेलू और औद्योगिक साफ पानी की यूज़ करने के लिए, ठीक। दिस प्रोग्राम हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग रिस्क ऑफ फ्लड इन रूरल एंड अर्बन एरियाज डाउन स्ट्रीम। ये जो प्रोग्राम होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में बाढ़ की संभावना को कम करते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। नीड ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट। वाटरशेड मैनेजमेंट की नीड क्यों पड़ी? ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि मैं वाटरशेड मैनेजमेंट करना पड़ा? देखिए, वाटरशेड एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसका अगर ज़्यादा हम लोग डिग्रेडेशन करेंगे तो उसके धीरे धीरे क्या कहते हैं कि हमारा ही नुकसान है, ठीक है। तो वाटरशेड स्वस्थ कृषि और प्राकृतिक संसाधन के आधार के विकास पर गंभीर प्रभाव डालता है, ठीक। जैसे जैसे आपकी आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे रिसोर्सेज धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, ठीक। लिखा भी है द एग्जिस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज बेस इज़ फास्ट डिप्लीटिंग ड्यू टू एक्सेसिव यूज़ ऑफ सॉइल। जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ेगी वैसे वैसे खेती करनी पड़ेगी, लोगों को डिमांड होगी, तो वैसे वैसे ज़्यादा जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज उनका ज़्यादा दोहन हो रहा है, ठीक। तो जो इस समय हमारा प्राकृतिक संसाधन है उसका जो बेस है वो तेज़ी से घट रहा है, ठीक है। द पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सर्ट प्रेशर ऑन फॉरेस्ट, कम्युनिटी लैंड एंड मार्जिनल एग्रीकल्चर लैंड। वही चीज़ बताई कि जनसंख्या बढ़ने से जो जंगल हैं, कम्युनिटी लैंड हैं, मार्जिनल जो किसान हैं और उनकी जो ज़मीन है उस पर काफ़ी प्रेशर आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा उनका दोहन हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप अनुपयुक्त खेती प्रथाएं, जंगल की कमी और चराई की तीव्रता बढ़ गई है, ठीक। वे नदी प्रणाली में अत्यधिक अवसादन के कारण पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे डाउन स्ट्रीम उपयोगकर्ताओं के लिए धारा का प्रवाह प्रभावित होता है, ठीक है। तो ये सब नुकसान हमको हो रहे हैं, इसलिए वाटरशेड मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ी। वाटरशेड मैनेजमेंट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन कम्बॉटिंग द मालथूसियन इफेक्ट विच इफेक्ट दैट पॉपुलेशन टेंड टू इंक्रीज फास्टर देन मीन्स टू फीड। मालथीसियन प्रभाव से निपटने में जो वाटरशेड मैनेजमेंट है उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, जो कि हमको ये बताता है कि जनसंख्या जो है भोजन के संसाधनों की तुलना में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। धीरे धीरे आपने देखा होगा कि 20-30 सालों में जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है, ठीक है। तो वाटरशेड मैनेजमेंट कार्यक्रम के द्वारा अगर इसका हम लोग दुरुपयोग करते हैं तो वाटरशेड ढलानों के पारिस्थितिकी और आर्थिक पुनर्वास और प्राकृतिक धाराओं के पुनरुद्धार और लोगों के सक्रिय समर्थन और भागीदारी के साथ जल संसाधनों को बढ़ाकर मालथीसियन प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम इन्वॉल्व द एंटायर कम्युनिटी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, पर्टिकुलरली लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज। वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम में एंटायर कम्युनिटी, पूरा संपूर्ण समुदाय और प्राकृतिक संसाधन विशेषकर भूमि और जल संसाधन शामिल होते हैं, ठीक।
इस कार्यक्रम के माध्यम से निम्न प्रकार के कुछ पॉइंट दिए गए हैं, वो देखें कैसे प्रभाव डालते हैं। जिसमें नंबर 1 है सोशियो इकोनॉमिक ट्रेंड इन इनकम जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट पैटर्न, हाउस होल्ड एसेट, हेल्थ केयर एजुकेशन, एनर्जी यूज एंड इम्पैक्ट ऑन वुमेन एंड द लैंडलिंग। जाहिर सी बात है, आय से जन्य जो हमारे सामाजिक आर्थिक रुझान होते हैं, घरेलू संपत्ति, इन सब पे। ठीक। नेक्स्ट क्या है परसेप्शन, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर ऑफ द पीपल टुवर्ड्स प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ एंड देयर पार्टिसिपेशन इन प्लानिंग एंड execution of project, management of resource reposed to be developed under the project together with constraint। एक तो ये हो गया। नेक्स्ट क्या है प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड फॉरेज, फसलों के चारे की उत्पादकता, चेंजेस इन क्रॉपिंग पैटर्न, फसल पैटर्न में बदलाव, एंड लैंड यूज एडॉप्शन और इम्प्रूव क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस, भूमि उपयोग को अपनाना या बेहतर फसल पद्धतियों को अपनाना, गैर कृषि योग्य भूमि पर बारहमासी फसलों का अस्तित्व और विकास, लकड़ी और गैर लकड़ी उत्पादों में वृद्धि और पशु दूध उत्पादन में सुधार। ये सब प्रोग्रामों के द्वारा हम लोग ये सारे चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट बाय बिल्डअप ऑफ वेजिटेशन कवर, रिडक्शन ऑफ रन ऑफ एंड सॉइल लॉस, इम्प्रूवमेंट इन लॉइव स्टॉक, मिल्क प्रोडक्शन पॉलिसी। और क्या चीज़ कर सकते हैं वनस्पति आवरण के निर्माण में, रन ऑफ और मिट्टी के नुकसान में कमी कर सकते हैं, और जो लाइव स्टॉक हैं उनके मिल्क प्रोडक्शन नीति में सुधार से पर्यावरण में हम लोग सुधार कर सकते हैं। यूज ऑफ लैंड एंड वाटर इन वेजिटेशन, एनिमल एंड एनवायरनमेंट, वनस्पति, पशु एवं पर्यावरण में भूमि एवं जल का उपयोग कर सकते हैं। ठीक। सॉइल इरोजन यानी मिट्टी का कटाव, मॉडरेशन ऑफ फ्लड, बाढ़ में कमी, एलिविएशन ऑफ ड्रॉट, वाटर अवेलेबिलिटी इन सॉइल ऑन सरफेस एंड अंडरग्राउंड स्टोरेज, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल, फॉडर एंड फूड, सतह पर मिट्टी में पानी की उपलब्धता और जमीन के नीचे भंडारण, ईंधन, चारे और भोजन की अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, योजना एवं कार्यान्वयन हेतु संस्थानों का। आगे बढ़ते हैं फोकस ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट। वाटरशेड मैनेजमेंट में किस चीज़ फोकस करना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट बताया गया है। सबसे पहले है विलेज कॉमन लैंड्स एज वेल एज प्राइवेट लैंड, जो गांव की सामान्य भूमि है उसके साथ साथ जो प्राइवेट लैंड है उस पर ध्यान देना चाहिए। इंस्टीट्यूशनलाइज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, संस्था का सामुदायिक भागीदारी होनी चाहिए। सस्टेनेबल रूरल लिवलीहुड सपोर्ट सिस्टम, सतत ग्रामीण आजीविका सहायता प्रणाली होनी चाहिए। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, विकेंद्रीकृत योजना और निर्णय होना चाहिए। रिज टू वैली ट्रीटमेंट अप्रोच, रिज से घाटी उपचार का दृष्टिकोण होना चाहिए। ठीक, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ वाटरशेड यूनिट, वाटरशेड इकाई का इंटीग्रेशन और समग्र विकास होना चाहिए। प्रोटेक्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेशन, हितधारकों की भागीदारी के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करनी चाहिए। प्रोवाइडिंग बेस्ट यूनिट फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, विकास कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए बेस्ट यूनिट उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक, ये तो सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट, वाटरशेड मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, वाटरशेड मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट पॉपुलेशन विदाउट
compromising the interest of future generation। जो वाटरशेड मैनेजमेंट में मेन फोकस है वो जो हमारी वर्तमान आबादी है इसकी ज़रूरतों को पूरा करने पे ही फोकस्ड है। ठीक, जो आने वाली पीढ़ी है उनके बारे में उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए नहीं है। जो हमारी प्रेजेंट पीढ़ी है इसकी ज़रूरतों को हमें पूरा करना है। ठीक, द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर द इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। जो जल है और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका सही उपयोग के लिए वाटरशेड मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। जो वाटरशेड मैनेजमेंट को हम लोग सिंपल एक पावर POWER इसके द्वारा एक मतलब इसका एक सिंबल है, इसके द्वारा हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं, जिसमें P का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ फूड, फॉडर, फ्यूल, रूट, फिब्रस, फिश मिल कंबाइंड ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस, या फिर पॉल्यूशन कंट्रोल, या फिर प्रिवेंशन ऑफ फ्लड। ये 3 मतलब होते हैं P के। जिसमें पावर में O का जो मतलब होता है वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज टू बी मिनिमाइज बाई कंट्रोलिंग एक्सेसिव बायोटिक इंटरफेरेंस लाइक ओवर ग्रेजिंग। हमें इसका एक्सप्लॉयटेशन रोकना चाहिए, जो ज़्यादा चारा हो रहा है उसको हम लोग को रोकना चाहिए, ओवर ग्रेजिंग जो हो रहा है उसको रोकना चाहिए। ऑपरेशनल प्रैक्टिसिबिलिटी ऑफ ऑल ऑन फार्म ऑपरेशन एंड फॉलो प्रोग्राम इंक्लूडिंग ईजी एक्सेस टू डिफरेंट लोकेशन इन वाटरशेड। जो W का मतलब होता है वाटर स्टोरेज एट कन्वीनियंट लोकेशन फॉर डिफरेंट पर्पस। जो वाटर स्टोरेज होना चाहिए वो अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग सही लोकेशन पे होना चाहिए। या फिर वाइल्ड एनिमल एंड इंडिजीनियस प्लांट लाइफ कंजर्वेशन एट सिलेक्टेड प्लेस, एक तो ये मतलब है। और E का मतलब होता है इरोजन कंट्रोल, इकोसिस्टम सेफ्टी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। R होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, रिडक्शन ऑफ ड्रॉट हजार्ड, रिडक्शन ऑफ सिल्टेशन में मल्टीपर्पज़ रिजर्वायर, या फिर रिक्रिएशन। तो पावर में आप लोग देख रहे होंगे, अगर ये पावर के सारे पॉइंट आपको याद हैं तो आपको वाटरशेड मैनेजमेंट की पूरी समरी डेफिनेशन याद है, उनका कार्य पता चल जाएंगे। ठीक, POWER बहुत बढ़िया पॉइंट था। आगे देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट। वाटरशेड मैनेजमेंट से हमें कौन कौन से फ़ायदे हैं। नंबर 1, कंट्रोल फ्लड्स, इरोजन एंड सेडिमेंटेशन। ये किसको, बाढ़ को कंट्रोल करता है, कटाव को रोकता है, और सेडिमेंटेशन यानी अवसादन को कंट्रोल करता है। इन्हेंसेस प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम एंड पर यूनिट ऑफ वाटर। वाटरशेड मैनेजमेंट जो है ये प्रति इकाई क्षेत्र, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम और पर यूनिट वाटर में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, मतलब कम जगह में ज़्यादा प्रोडक्शन दे देता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज क्रॉपिंग इंटेंसिटी। जो फसल की सघनता है यानी घनापन है उसको बढ़ाता है। लीड्स टू प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट लैंड थ्रू ऑल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम। जो हमारे पास वैकल्पिक भूमि उपयोग की प्रणाली है उसके माध्यम से जो हमारे पास बंजर भूमि है उसका उचित उपयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योर इकोलॉजिकल बैलेंस। हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखता है। मैक्सिमाइज इनकम थ्रू इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। एकीकृत कृषि प्रणाली के माध्यम से आय को इंक्रीज करता है। प्रतिकूल मौसम की स्थिति में भी आपको स्थिर रखता है। स्टेबलाइज इनकम इवन अंडर अनफेवरेबल वेदर कंडीशन। प्रतिकूल मौसम की स्थिति में भी इनकम को स्थिर रखता है, एक तो ये फ़ायदा होगा। ठीक, तो ये बेनिफिट ज़रूर पढ़ के जाएँ, एग्ज़ाम में आने की संभावना ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ वाटरशेड। वाटरशेड के क्या उद्देश्य हैं देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट।
रिटार्डेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ floods through small multipurpose reservoir and other water impounding structure at the streams and in problem areas। छोटे जो जलाशय होते हैं और नदियाँ होती हैं और जहाँ जो समस्या क्षेत्र होते हैं उनको जल रोकने वाली अन्य संरचनाओं के माध्यम से बाढ़ को रोकते हैं। ठीक है। इम्प्रूविंग नेक्स्ट है प्रोविज़न for an abundant water supply for domestic, industrial and agricultural needs। घरेलू, औद्योगिक और कृषि आवश्यकताओं के लिए जल आपूर्ति की व्यवस्था करता है। एक तो ये उद्देश्य है। मिनिमाइजिंग ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड सॉइल पोल्यूशन, जैविक, अकार्बनिक और सॉइल पोल्यूशन को कम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंशन ऑफ रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ दैट इज़ पिकनिक एंड कैंपिंग साइट्स विद मोर लेक्स एंड स्ट्रीम्स सुटेबल फॉर बोटिंग, फिशिंग और स्विमिंग। बोटिंग के लिए, मछली पकड़ने या फिर स्विमिंग के लिए जो उपयुक्त झीलें और नदियों के साथ मनोरंजक सुविधाओं यानी पिकनिक और कैंपिंग स्थलों का विस्तार करता है। एक तो ये उद्देश्य है। इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ विद रिगार्ड टू स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। जो हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसके स्टोरेज, भंडारण, उनके परिवहन और उनके विपणन के संबंध में बुनियादी सुविधाओं का सुधार करता है, यानी मार्केटिंग में सुधार करता है। एक तो ये उद्देश्य है। सेटिंग अप स्मॉल स्केल एग्रो इंडस्ट्रीज, लघु कृषि उद्योगों की स्थापना। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फार्मर, किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार सृजन करना। इनकरेजिंग पीपल पार्टिसिपेशन, लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। तो ये जो सारे पॉइंट हैं यही है हमारे वाटरशेड के ऑब्जेक्टिव यानी वाटरशेड के उद्देश्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका प्रिंसिपल ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट। वाटरशेड मैनेजमेंट के कौन कौन से सिद्धांत हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको एग्ज़ाम में आने की संभावना है। द मेन प्रिंसिपल ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट बेस्ड ऑन रिसोर्स कंजर्वेशन, रिसोर्स जनरेशन एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन आर। जो हमारे संसाधन संरक्षण है, उनका जनरेशन और उनके उपयोग, इन तीनों पर आधारित होता है हमारा वाटरशेड मैनेजमेंट के सिद्धांत। तो चलिए देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट। नंबर 1, यूटिलाइजिंग द लैंड अकॉर्डिंग टू इट्स कैपेबिलिटी, अपनी क्षमता के अनुसार ही भूमि का उपयोग करना। ठीक। सेकंड है प्रोटेक्टिंग प्रोडक्टिव टॉप सॉइल, जो प्रोडक्टिव जो ऊपर की जो टॉप सॉइल होती है वो प्रोडक्टिव होती है, ठीक, उसकी रक्षा करना। ठीक। नेक्स्ट रिड्यूसिंग सिल्टेशन हैजार्ड इन स्टोरेज टैंक्स, रिजर्वायर एंड लोअर फर्टाइल लैंड। जो हमारे स्टोरेज टैंक होते हैं, जलाशय होते हैं और निचली जो उपजाऊ भूमि में गाद के खतरों को कम करना। ठीक। सिल्टेशन के जो हैजार्ड होते हैं उसको कम करना। मेंटेनिंग एडिक्वेट वेजिटेशन कवर ऑन सॉइल सरफेस थ्रू आउट द एयर, पूरे वर्ष मिट्टी की सतह पर पर्याप्त वेजिटेशन बनाए रखना, यानी कवर, एक वेजिटेशन कवर बनाए रखना जिससे कि इरोजन कम होता है। इन साइटू रेन वाटर कंजर्वेशन, मतलब यथा स्थान उसी स्थान पर वर्षा का जो जल संरक्षण करना। सेफ डाइवर्जन ऑफ एक्सेस वाटर टू स्टोरेज पॉइंट थ्रू वेजिटेशन वायर वाटरवेज, वनस्पति जल मार्गों के माध्यम से अतिरिक्त पानी की जो
स्टोरेज पॉइंट होते हैं उनको सुरक्षित मोड़ना। ठीक, नेक्स्ट, इंक्रीज क्रॉप इंटेंसिटी एंड लैंड इक्विवेलेंट रेशियो थ्रू इंटरक्रॉपिंग एंड सीक्वेंस क्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग और सीक्वेंस क्रॉपिंग के माध्यम से क्रॉप इंटेंसिटी और लैंड इक्विवेलेंट रेशियो को इंक्रीज करना यानी बढ़ाना। नेक्स्ट, सेफ यूटिलाइजेशन ऑफ मार्जिनल लैंड थ्रू ऑल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम विद एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, पास्चर सिस्टम विद वेरिड ऑप्शन एंड कॉम्बिनेशन। विभिन्न विकल्पों और संयोजनों के साथ साथ एग्रीकल्चर, बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री यानी वानिकी, ठीक, पास्चर मतलब चारागाह, इन प्रणालियों के साथ साथ वैकल्पिक भूमि उपयोग प्रणाली के माध्यम से सीमांत भूमि का सुरक्षित उपयोग करना। ठीक, नेक्स्ट, वाटर हार्वेस्टिंग फॉर सप्लीमेंटल एंड ऑफ सीजन इरिगेशन। पूरक और बेमौसमी सिंचाई के लिए जल संचय करना। नेक्स्ट, मैक्सिमाइजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम एंड पर यूनिट ऑफ वाटर। बेसिक पॉइंट पहले ही बता चुके हैं। प्रति इकाई क्षेत्र और प्रति इकाई समय और प्रति इकाई पानी में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, यानी कम जगह में कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन देना। इंश्योरिंग सस्टेनेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम बेफिटिंग द मैन, एनिमल, प्लांट, वाटर सिस्टम। मनुष्य, मानव, पशु, पौधे, जल, इस सिस्टम के द्वारा इकोसिस्टम की सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करना, सुनिश्चित करना। ठीक, नेक्स्ट क्या है, मैक्सिमाइजिंग द कंबाइंड इनकम फ्रॉम इंटर रिलेटेड एंड डायनेमिक क्रॉप, लाइव स्टॉक, ट्री, लेबर सिस्टम ओवर एरिया। वर्षों से परस्पर संबंधित और गतिशील फसल, लाइव स्टॉक, वृक्ष, श्रम प्रणाली को संयुक्त आय को इंक्रीज करना। नेक्स्ट क्या है, स्टेबलाइजिंग टोटल इनकम, कुल आय को स्थिर रखना। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मित्रों। ये वीडियो जो बीएससी एजी कर रहे छात्र हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वो अगर ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दी गई है तो जिसको हिंदी में पढ़ना है हिंदी में पढ़ सकता है, जिसको इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में पढ़ना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।